Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, तो इस वीडियो में हम BPCC 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की यूनिट 8 मोटिवेशन के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे जो कि थियरीज ऑफ मोटिवेशन की, कौन कौन सी थियरीज है मोटिवेशन की. तो बिना देर लगे स्टार्ट करते हैं. जिसमें फर्स्ट है द ड्राइव रिडक्शन मॉडल. ड्राइव रिडक्शन मॉडल क्या होता है? द ड्राइव थियरी इज वन ऑफ द अप्रोचेज टू मोटिवेशन. जो ड्राइव रिडक्शन थियरी है ये भी एक अप्रोच है मोटिवेशन की. दीज थियरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पुश थियरीज ऑफ मोटिवेशन एज बिहेवियर इज पुश्ड टुवर्ड्स गोल्स बाय ड्राइविंग फोर्स विद इन द पर्सन और एनिमल. जो ये ड्राइव थियरीज होती हैं ये क्या करती हैं कि हमें मोटिवेट करती हैं, हमें पुश करती हैं ये थियरीज. इसलिए इन्हें पुश थियरीज भी कहा जाता है. और पुश थियरीज ऑफ मोटिवेशन भी क्यों कहा जाता है? द बिहेवियर इज पुश्ड टुवर्ड्स गोल्स बाय ड्राइविंग फोर्सेज विद इन द पर्सन और एनिमल. कि जो बिहेवियर होता है ना वो जो इंसान का बिहेवियर होता है फिर कोई भी एनिमल का बिहेवियर उसे गोल के टुवर्ड्स जो है पुश करा जाता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके. इसलिए इसे जो है पुश थियरी भी कहा जाता है मोटिवेशंस की. अब इसमें आ गया ड्राइव रिडक्शन मॉडल स्टेट्स दैट लैक ऑफ सम बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स प्रोड्यूसेस अ ड्राइव टू पुश एन ऑर्गेनिज्म टू सेटिस्फाई दैट नीड. जो ड्राइव रिडक्शन मॉडल है ये क्या कहता है कि जो लैक ऑफ सम बेसिक बायोलॉजिकल नीड प्रोड्यूसेस अ ड्राइव टू पुश एन ऑर्गेनिज्म टू सेटिस्फाई दैट नीड. कि अगर हमारी जो बायोलॉजिकल नीड जो हमारी बेसिक नीड्स है ना, जैसे थर्स्ट, हंगर, फूड, मतलब ये सब जो हमारी बेसिक नीड्स है इसमें अगर कोई कमी होती है ना हमारी बायोलॉजिकल नीड्स में तो वो एक ड्राइव क्रिएट करती है, ड्राइव को प्रोड्यूस करती है हमारे अंदर ताकि वो ऑर्गेनिज्म पुश कर सके, मतलब पुश हो सके. वो ड्राइव जो उसे पुश करती है ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. ये कहना है इस ड्राइव रिडक्शन मॉडल का. ड्राइव was already defined earlier in this unit and it can be explained as a tension or arousal that channelize behavior to fulfill a need. ड्राइव के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था, पहले जो वीडियो थी, पहला जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, कि इस यूनिट का, कि ड्राइव क्या है? कोई भी ऐसा अराउजल है या फिर ऐसी टेंशन है. जैसे हमारे पास किसी चीज़ की कमी तो हमारे पास टेंशन होने लग जाती है हमको कि अरे हमारे पास ये चीज़ की कमी तो हमें अब ये काम करना पड़ेगा ताकि हम उसे ला सके अपने पास, ताकि हम उस चीज़ को अपने पास ला सके. या जैसे कि आपके पास खाना नहीं तो खाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा ताकि आप पैसा कमा सको और उस पैसे से आप खाना ला सको. तो अगर आपके पास खाना नहीं है तो क्या आपको भूख लग रही है, आपको टेंशन भी हो रही है, तो वो जो टेंशन है ना उसे क्या कहते हैं? ड्राइव कहते हैं. जो कि हमको पुश करती है क्या करने में कि ताकि हम अपनी नीड को फुलफिल कर सके. तो वो होती है ड्राइव, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया है. ड्राइव्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. अब जो ड्राइव्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पहली प्राइमरी और दूसरे सेकेंडरी. तो दो तरह की ड्राइव होती है, प्राइमरी ड्राइव और सेकेंडरी ड्राइव. The examples of primary drives are thirst, hunger, sleep, and sex that are mainly related to the physiological needs of an individual. जो प्राइमरी नीड्स होती हैं, जो प्राइमरी ड्राइव्स होते हैं, उनके एग्जांपल क्या है? थर्स्ट है, फूड, हंगर है, स्लीप है, सेक्स है. तो क्या ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है हमारी, जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है किसी भी इंडिविजुअल की, चाहे एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, उन सबकी जो बेसिक नीड्स है वो आती है प्राइमरी ड्राइव्स में. अब सेकेंडरी जो ड्राइव्स है आर रिलेटेड टू द प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड द लर्निंग that leads to development of a need. जो सेकेंडरी ड्राइव्स होती है ना वो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती हैं और लर्निंग से रिलेटेड होती हैं. दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ अ नीड, जो कि एक नीड को डेवलप करती है. फॉर एग्जाम्पल, नीड फॉर अचीवमेंट इन वंस फील्ड ऑफ वर्क. यानी कि जैसे कि सपोज आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपको जो है किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है. अब एंट्रेंस टेस्ट में जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, मान लो 80% पे निकलेगी या 90% पे निकलेगी, तो आपके दिमाग में क्या टेंशन होगी कि अगर आपके 90% आ गए ना तो उसके बाद ही आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. तो ये क्या है कि इस लर्निंग ने कि अगर आपके 90% आएंगे तब ही आपको जाकर के उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. इसने क्या करा कि आपके दिमाग में टेंशन क्रिएट करी कि अगर नहीं हुआ ये काम, अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा वर्क का क्या होगा, मेरी आगे लाइफ का जो करियर है उसका क्या होगा. तो ये जो टेंशन थी इसने क्या करा कि आपको एक ज़रूरत पैदा करी, आपके मन में एक नीड को डेवलप करा कि आपको 90% लाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा. तो ये जो 90% लाने के लिए जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये जो क्या है, ये एक नीड है जिसको जो कि आपके अंदर डेवलप हुई है. लेकिन ये सेकेंडरी नीड है, ये कोई बेसिक नीड नहीं कि जैसे कि ऑक्सीजन है या स्लीप है या हंगर है, कि जो आपको फिजियोलॉजिकली फील होगा या आपको मेंटली स्ट्रेस होगा. और जो मेंटल टेंशन है ये क्या एक ड्राइव को, ये भी एक ड्राइव है जो कि आपको फोर्स करेगा, आपको पुश करेगी कि आप ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ ताकि आपको कॉलेज में एडमिशन हो जाए. तो इस तरीके की जो नीड होती है उसे, इस तरीके की जो ड्राइव्स होती है उसे कहते हैं सेकेंडरी ड्राइव. दस दिस सेकेंडरी ड्राइव विल दैन चैनलाइज देयर वर्क रिलेटेड बिहेवियर. और उसके बाद क्या है, ये जो सेकेंडरी ड्राइव है ना
ये चैनलाइज कर देगी उस पर्सन के अंदर वर्क रिलेटेड बिहेवियर, उसको चैनलाइज कर देगी ताकि वो वर्क करे, ताकि वो काम करे, वो मेहनत करे, वो पढ़े, ताकि उसके मार्क्स आ जाएं। अब आ गया एन इम्पोर्टेंट टर्म दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड अंडर दिस मॉडल इज होम्योस्टेसिस। और इसमें एक और टर्म का डिस्कस करना बहुत जरूरी है, विच इज़ होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस का ये क्या है, ये मैंने काफ़ी पहले जो BPCC 102 की वीडियोस थी उसमें बताया था कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, बट इसमें भी हम पढ़ेंगे। होम्योस्टेसिस का विच कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द प्रोसेस बाय विच ऑल ऑर्गेनिजम्स वर्क टू मेंटेन फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम और बैलेंस अराउंड एन ऑप्टिमल सेट पॉइंट। ये जो डेफिनेशन है कितने दी थी, फीस्ट एंड रोजनबर्ग ने। तो उन्होंने क्या कहता कि होम्योस्टेसिस क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसकी टेंडेंसी होती है, उस हमारे जो शरीर है उसके अंदर टेंडेंसी होती है, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो अपने आप को मेंटेन करके रख सके, अपने अंदर बैलेंस बना करके रख सके, जो इंटरनल बैलेंस को मेंटेन कर सके, वो जो क्षमता होती है ना, वो जो एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। और इसके लिए हमें कोई स्पेशल दवाइयाँ खाने की या फिर स्पेशल कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती है, हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को खुद से मेंटेन करके रख सकती है, और उस एबिलिटी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। It can also be explained as the tendency of the body to maintain an internal state that is balanced or steady. ये दूसरी डेफिनेशन फेल्डमैन ने दी थी 2015 में। ये भी वही डेफिनेशन है, इसमें भी एक आ गया कि होम्योस्टेसिस क्या होता है कि किसी भी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी कि वो अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल जो स्टेट है उसकी, उसको बैलेंस करके रख सके, उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। Whenever there is any deviation from the ideal state or the set point, then the adjustments will be made by the body to re-establish the balanced state or achieve the set point, thus restoring the balance। यानी कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी डेविएशन आ जाता है, कोई भी बदलाव आ जाता है, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ जो इंपॉर्टेंट उस टाइम पर जो भी चेंजेस होते हैं ना, उसको कंडक्ट करती है, ताकि जो हमारी बॉडी है वापस से उस पहले वाली नॉर्मल स्टेट और बैलेंस्ड स्टेट पर वो आ जाए। होम्योस्टेसिस हेल्प्स टू ऑपरेट द नीड्स रिलेटेड टू फूड, वाटर, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर एंड सो ऑन। और जो ये होम्योस्टेसिस होता है, जो ये होम्योस्टेसिस है, ये हमें किस में हेल्प करती है, ये हमें हेल्प करती है ऑपरेट करने में नीड्स रिलेटेड टू फूड। जितनी भी नीड्स है ना, जो कि हमारी फिजियोलॉजिकल बॉडी से ज़्यादा रिलेट करती है कि हमें भूख कब लगेगी, हमें प्यास कब लगेगी, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है, और भी जितनी फिजियोलॉजिकल जितनी भी नीड्स होती हैं उन सबको ऑपरेट करने में हेल्प करती है। अगर हमें भूख नहीं लग रही है तो हमारी बॉडी जो अपने आप उसको इस तरीके से बनाएगी, इस तरीके से उसमें चेंजेस लेकर के आएगी कि हमें धीरे धीरे भूख लगी है, या फिर पानी, हमें प्यास लग रही है, हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो हमारी बॉडी उसे कूल करने की कोशिश करती है। ऐसी बहुत सारी जितनी भी नीड्स होती है ना, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उन सब में कौन हेल्प करती है, होम्योस्टेसिस स्टेट। अब इसमें आ गया ड्राइव रिडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ बिहेवियर्स आर चैनलाइज्ड बाय प्राइमरी ड्राइव्स, हाउएवर इट डजंट एडिक्वेटली एक्सप्लेन behaviors that have goal to maintain or increase arousal। ये जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, इसने ये तो एक्सप्लेन करा है कि किस तरीके से जो बिहेवियर्स है वो चैनलाइज होता है हमारी प्राइमरी ड्राइव से, कि हमें भूख क्यों लगती है, हमें प्यास क्यों लगती है, या फिर हमें नींद क्यों आती है। सारी चीज़ों को तो इसने एक्सप्लेन करा, इन सारे बिहेवियर्स को तो इसने एक्सप्लेन करा इस थ्योरी ने। हाउएवर इट डजंट एडिक्वेटली एक्सप्लेन बिहेवियर्स दैट हैव गोल टू मेंटेन और इंक्रीज अराउजल। लेकिन इसने वो सारे बिहेवियर्स को इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा है जिसमें कि किसी भी बिहेवियर का गोल क्या होता है कि जो अराउजल उसको मेंटेन करना है, फिर इंक्रीज़ करना। जब जो भी अराउजल है वो मेंटेन रहता है, या फिर वो जब वो इंक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जो भी चीज़ है उसको किस तरीके से मेंटेन करा जाता है, फिर क्यों वो बिहेवियर हो रहा है, कंडक्ट क्यों हो रहा है वो बिहेवियर, इसको इसने एक्सप्लेन नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल, इट मे नॉट हेल्प इन एक्सप्लेनिंग बिहेवियर ऑफ एन एडोलेसेंट हु एन्जॉयज अ रोलर कोस्टर राइड और राइड्स हिज और हर बाइक इन फुल स्पीड। यानी कि ये इस तरीके के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, इस तरीके जो बिहेवियर होते हैं ना, कि एक एडोलेसेंट है वो एक रोलर कोस्टर राइड को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो वो क्यों एक्साइटेड है? अगर वो अपनी बाइक को फुल स्पीड में चला रहा है या चला रही है, तो वो क्यों एक्साइटेड है, उस टाइम पर क्यों वो इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही है? तो उस बिहेवियर को ये जो थियरी है, ये जो ड्राइव रिडक्शन थियरी है, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये बिहेवियर कंडक्ट किया जा रहा है इस इंडिविजुअल के थ्रू। Thus, as such a behavior that is thrilling and a behavior related to curiosity cannot be explained with the help of this model। यानी कि ऐसा जितने भी बिहेवियर होते हैं जिसमें थ्रिल होता है, जिसमें क्यूरियोसिटी वाले बिहेवियर होते हैं, उन सब बिहेवियर को ये एक्सप्लेन करने में नाकामयाब है ये थियरी। यानी कि ड्राइव डायरेक्शन थियरी जो प्राइमरी नीड्स पर जो ज़्यादातर बेस्ड होती हैं, या फिर हमारी नीड्स पर, उनको तो ये अच्छे से एक्सप्लेन करें कि हमें भूख क्यों लग रहा है, प्यास क्यों लग रही है, लेकिन जो क्यूरियोसिटी है या फिर जो थ्रिल है, इन सब ये जितनी भी ड्राइव्स हैं या फिर ये जितने भी बिहेवियर, इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये थी ड्राइव रिडक्शन थियरी। जो नेक्स्ट मॉडल है वो है द ऑप्टिमल अराउजल मॉडल। एज was discussed under drive reduction model, that the model cannot be applied to explain the behaviors related to curiosity and behaviors that seek thrill. In such case, the optimal arousal model can be used।
यानी कि जैसे कि हमने ड्राइव रिडक्शन मॉडल में भी पढ़ा कि जो ड्राइव रिडक्शन मॉडल है वो थ्रिल और क्यूरियोसिटी से रिलेटेड जो बिहेवियर होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो उन क्यूरियोसिटी को, उस थ्रिल को एक्सप्लेन करने के लिए हम ऑप्टिमल अराउजल मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन दी वर्क कैरिड आउट बाय Yerkes and Dodson in 1908, referred to as the Yerkes-Dodson law। और ये जो मॉडल है इस पर यर्केस और डॉटसन ने 1908 में वर्क करा था और इसलिए इसे यर्केस और डॉटसन लॉ भी कहा जाता है। द मॉडल स्टेट्स दैट, अब मॉडल कह क्या रहा है मेन चीज़, वी फंक्शन बेस्ट व्हेन वी आर मॉडरेटली अराउज्ड और एनर्जाइज्ड एंड बोथ लो एंड हाई अराउजल एनर्जी लेवल्स लीड टू पुअर परफॉर्मेंस। ये मॉडल हमें ये बताता है कि जब भी हम फंक्शन करते हैं, हम मतलब सबसे बेस्ट अपना फंक्शन तब करते हैं जब हम मॉडरेटली अराउज्ड हो, यानी कि एक मॉडरेशन में, ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। जब हम एक मॉडरेशन में होते हैं उस टाइम पर हम अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। बट जब भी हमारी जो एनर्जी होती है या फिर हमारा अराउजल होता है, फिर हमारी एक्साइटमेंट होती है, वो जितनी कम होती है और जितनी ज़्यादा होती है, जब भी एक्सट्रीम लेवल्स पे चली जाती है ना, उस टाइम पर जो है हमारे सारे काम जो है ख़राब हो जाते हैं, हम पुअर परफॉर्मेंस करते हैं। हमारी जो अराउजल है या फिर जो एनर्जी है जब वो हाई पर होती है या फिर लो पर होती है, यानी कि मॉडरेशन में नहीं होती, हमेशा एक्सट्रीम पर होती है, उस टाइम पर हमारी परफॉर्मेंस जो है पुअर होती है। और बेस्ट उस टाइम पर होती है जब हम एक मॉडरेशन में होते हैं। एक मॉडरेशन में हमारी एनर्जी होती है, हम अपने अटेंशन को पूरा अटेंटिवली होकर के किसी काम को करते हैं, ना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे भी लोग कहते हैं ना कि जब हम ज़्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं तो हम चीज़ें थोड़ी सी गलत कर देते हैं, फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। यानी कि जब भी हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल्स पे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा यानी कि या तो हम बहुत ज़्यादा ही एनर्जाइज हैं या फिर हम बिल्कुल भी हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, तो उन दोनों लेवल्स पे हमारा जो काम है वो नहीं बनेगा। हमें एक मॉडरेशन में रहना पड़ेगा। इसके लिए एक डायग्राम भी है, दी यर्केस-डॉटसन लो। अब ये जो फिगर है ना आपके सामने, इसमें क्या दिख रहा है कि ये लो है, ये मतलब ये जो है ये अराउजल है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये अराउजल को शो कर रही है। यहाँ पे लो अराउजल है, यहाँ पर हाई है। अब ये है परफॉर्मेंस। जब हमारा जो अराउजल होता है बहुत ज़्यादा लो होता है, उस टाइम पर भी हम वीक होते हैं। जब भी हमारी परफॉर्मेंस जो डाउन होती है, जब हमारा अराउजल जो है बहुत ज़्यादा हाई पर होता है, अराउजल मीन्स उत्तेजना यानी उत्सुकता, और जब हमारा जो अराउजल है जब वो बहुत ज़्यादा हाई है, उस टाइम पर भी हमारी परफॉर्मेंस ज़ीरो पर है। लेकिन जब ऑप्टिमल अराउजल, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, यानी कि जब हम एक मॉडरेशन में होते हैं, देखो यहाँ लो से क्या इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज अटेंशन एंड इंटरेस्ट। जब हम अपने अटेंशन को और इंटरेस्ट को दोनों को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तब जा करके जो हम एक बेस्ट परफॉर्मेंस यानी कि अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। हम एक ऑप्टिमल अराउजल पर और ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं, यानी कि हमें मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और हमारी परफॉर्मेंस भी उतनी ज़्यादा ही अच्छी है। लेकिन वहीं पर हम यहाँ पे नीचे क्यों आते जा रहे हैं, इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंजाइटी, क्योंकि उस टाइम पर हम एंजाइटी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। जब हम कि हमें इतना कुछ करना है, हमें इतना ज़्यादा अचीव करना है, बट जब वो अचीव नहीं हो पाता है फिर हम एंजाइटी में चल जाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा डाउन होती जाती है। यानी कि हमें, जैसे हमारे स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन है और वो एक स्पोर्ट है, यानी कि हमें कोई ऐसा स्पोर्ट खेलना है, उसमें उस कॉम्पिटिशन में कोई ऐसा स्पोर्ट है जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम वहाँ पर ना तो हम अपने अटेंशन को शो करें ना इंटरेस्ट को, यानी शुरुआत में हम क्या करें कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी ले रहे हैं कि नहीं हमें तो टॉप ही करना, हम तो सबसे बेस्ट है। तो उसमें क्या हुआ कि हमें एक्साइटमेंट तो है बट वो इतनी ज़्यादा है सिर्फ जीतने की, कि हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड है कि भाई हम ही जीतेंगे, बहुत कि हमारे अलावा तो कोई जीत ही नहीं सकता। तो वहाँ पर क्या हुआ कि ना तो हम अटेंशन दे रहे हैं, ना हमें उस खेल में जितना इंटरेस्ट होना चाहिए जो कि हमारा फेवरेट गेम है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना दे करके हम जो है इंटरेस्ट कहाँ पे ले रहे हैं कि हमें सिर्फ जीतना है, और हम उसका स्ट्रेस ले जा रहे हैं। और उस स्ट्रेस की वजह से क्या है, हमें एंजाइटी हो रही है और हमारी परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। जबकि हमें उस टाइम पर क्या करना है, हमें अपनी अटेंशन को और इंटरेस्ट पे फोकस करना है, उसको इंक्रीज़ करना है। जितनी ज़्यादा एक्सट्रीम पर हम चाहते जाएंगे ना, हाई और लो के जितनी ज़्यादा एक्सट्रीम पर चले जाएंगे वहीं पर हम हार जाएंगे। तो हमें एक मॉडरेशन में रहना है, ये बताता है ये ऑप्टिमल अराउजल मॉडल। As can be seen in figure 8.1, when the arousal is low or high, the performance is also low। जैसे कि हमने इस फिगर में देखा ही है कि जब भी जो अराउजल है वो या तो बहुत ज़्यादा लो होता है या फिर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है, लो होती है। हाउएवर एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल लीड्स टू हाई परफॉर्मेंस। लेकिन जो एक मॉडरेशन में अराउजल होता है, ऑप्टिमल जो लेवल है अराउजल का, वो हमें कहाँ तक ले जा रहा है, हमारी हाई परफॉर्मेंस तक, हमारे बेस्ट तक। Thus it can be said that individuals are motivated when certain situation is not very high or low in stimulation। यानी कि ये क्या बता रहा है कि एक इंडिविजुअल उस टाइम पर ज़्यादा मोटिवेटेड होता है when certain situation is not very high, यानी कि जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो और बहुत ज़्यादा लो भी ना हो, बल्कि एक मॉडरेशन में हो। जब हम मॉडरेशन में कोई काम करते हैं तो वो हमेशा हमारे बेस्ट तक हमको ले जाता है। ये है इस ऑप्टिमल अराउजल मॉडल में। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब जो थर्ड थियरी है वो है इंसेंटिव थियरी। इंसेंटिव हमने पहले ही पढ़ा था कि कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड, यानी कि जैसे हमने कोई काम करा उसके बदले हमें कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, हमें प्राइज़ मिल रहा है, हमें ट्रॉफी मिल रही है, या फिर हमारे पेरेंट्स हमें चॉकलेट दे रहे हैं, कोई टॉय दे रहे हैं, तो वो उससे क्या बोलते हैं,
उस रिवॉर्ड को, कि उसे बोलते हैं इंसेंटिव, यानी कि कोई भी इवेंट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हमें किसी काम को करने के बाद मिल रहा है उसे कहते हैं इंसेंटिव। दिस कैन, ये जो थियोरी है इंसेंटिव थियोरी, दिस कैन ऑल्सो भी डिस्क्राइब्ड एज पुल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, यानी कि इसे भी पुल थ्योरीज में कंसिडर कर सकते हैं इस थ्योरी को। These theories state that the motivation is a result of desire to achieve external rewards और incentives। यानी कि ये जो थियोरी है क्या बताते हैं कि हमारा जो मोटिवेशन होती है ना वो क्यों होती है, कोई भी हमारी जो मोटिवेशन होती है वो किसका रिजल्ट होती है, कि हमारी डिज़ायर, कि हम कोई काम करना चाहते हैं उसके बदले हमें जो चाहिए वो होती है हमारी मेन मोटिवेशन। जैसे कि आप दिन भर जो है अपने पूरे महीने ऑफिस में अपना वर्क करा, क्यों करा, जो आपका मेन मोटिवेशन हो गया वो सैलरी, आपको वो वर्क में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, आपको सैलरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपसे दिन भर काम कराते लेकिन आपको एक भी सैलरी ना दे, कुछ भी पैसा आपको ना दे, तो उस टाइम पर क्या आप उस काम को करने के लिए इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होगे? नहीं होगे, क्योंकि आप काम तो कर रहे हो, बेशक आपको उस काम में भी इंटरेस्ट हो, बट उसके साथ साथ आपको सैलरी में भी इंटरेस्ट है। अगर वो रिवॉर्ड यानी कि वो जो सैलरी, वो इंसेंटिव आपसे छीन लिया जाए तो शायद आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी, या फिर आप उधर से काम ही छोड़ दो। बट उसके बदले में अगर आपको प्रमोशन मिल रहा है कि आपने काम बहुत अच्छा करा है और उसके बदले आपको प्रमोशन मिल रहा है या फिर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रही है, तो वहाँ पर आपको वर्क परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सुधर भी जाएगी। तो यही ये थियोरी कहती है कि हमारी जो मेन मोटिवेशन होती है वो किसका रिजल्ट होती है, डिज़ायर टू अचीव एन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स, की जो हमारी इच्छा होती है कि हम किसी भी एक रिवॉर्ड को ले सकें, वो डिज़ायर होती है, वो उस डिज़ायर का रिजल्ट होती है मोटिवेशन, इसलिए हम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चॉकलेट कुड सर्व एज एन इंसेंटिव फॉर अ चाइल्ड टू डू हिज और हर होमवर्क इन टाइम, इवन दो ही और शी मे नॉट एक्चुअली बी हंग्री, that would be a cue that is internal. Though these theories do not explain why an individual may desire to fulfill certain needs even when no incentive is provided. तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया था कि मान लो कि एक बच्चा है, वो अपना होमवर्क टाइम पे नहीं करता, उसके पेरेंट्स उसको लालच दे रहे हैं कि अगर तुमने अपना वक्त पे अपना काम जो पूरा कर लिया, अपना होमवर्क टाइम पर कंप्लीट कर लिया, तो उसके बदले तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। तो वो चॉकलेट क्या है, वो चॉकलेट एक इंसेंटिव है उसके लिए, क्योंकि वो काम वो करना तो नहीं चाहता, बट उस चॉकलेट के लिए वो काम करेगा। अब उस चॉकलेट को वो इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी, बेचारा भूख से मर रहा है, इस वजह से उसको चॉकलेट मिल रही है, बस उसे उसकी वो डिज़ायर है कि उसे वो चाहिए, उसे वो अच्छी लगती है बस। दो दीज theories do not explain why an individual may desire to fulfill certain needs even when no incentive is provided। लेकिन ये theories ये नहीं बता पाती कि एक इंडिविजुअल है वो उस काम को भी क्यों करता है, जहाँ उस नीड को भी क्यों पूरा करता है जहाँ पर उसको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, उस नीड को वो क्यों फुलफिल कर रहा है। इस जो बात को ये इंसेंटिव थ्योरीज नहीं बता पाती। Thus it can be said that both the drive reduction model and incentive theories are relevant and can be considered together to explain what motivates certain behaviors। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ड्राइव रिडक्शन मॉडल है और जो इंसेंटिव थ्योरीज है, इन्हें हम, ये जो रेलिवेंट है, इन्हें हम कंसीडर कर सकते हैं एक साथ किसी एक सर्टेन बिहेवियर को, कि कोई एक सर्टेन बिहेवियर है वो क्यों कंडक्ट किया गया है, उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी, इसको कंसीडर करने के लिए, इसको पता लगाने के लिए हम ड्राइव रिडक्शन मॉडल और इंसेंटिव थ्योरीज को एक साथ कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हंग्री एन इंडिविजुअल विल सीक फूड, कि अगर कोई पर्सन भूखा है, अब भूख क्या एक प्राइमरी नीड है, यानी कि एक प्राइमरी ड्राइव है। अब वो ड्राइव क्या करेगी कि उसको मजबूर करेगी कि वो कुछ काम करे ताकि वो उसको खाना मिल सके, तो उसकी वो जो भूख है, वो जो टेंशन उसके सर पे थी उस भूख की, वो क्या है, ख़त्म हो सके। तो ये क्या, किसमें हमने पढ़ा था, ड्राइव रिडक्शन मॉडल में। However, he or she will seek food that seems to be more appetizing or appealing। यानी कि अब ये तो ड्राइव रिडक्शन मॉडल ने बताया है कि जब अगर जो हमारी प्राइमरी ड्राइव्स हैं, जैसे भूख हो गई, स्लीप हो गई, ये क्या है कि हमें मोटिवेट करते हैं कि हम कोई काम करें। अब उस पर्सन को भूख लगी है, अब वो कोई काम करेगा, उसके बाद उसे पैसा मिलेगा, तो उस पैसे से वो खाना थोड़ी ना खरीदेगा जो उसे पसंद नहीं है। अगर उसने मेहनत करी है उस काम को करने के लिए, तो क्यों करी है, ताकि वो एक अच्छा खाना खा सके, ना कि सड़ा गला पुराना बासी खाना, है ना। ये क्या है, यहाँ पे इंसेंटिव थ्योरीज हमें बता रही है कि वो पर्सन उस खाने को ढूंढेगा, उस खाने को खाएगा जो कि ज़्यादा एपेटाइजिंग होगा, ज़्यादा अपीलिंग होगा, या फिर जो उसे पसंद है। अगर आपकी मम्मी आपको पैसे दे रही है कि आपका जो मन आप वो खा लो, तो आपको आपने कोई मेहनत करी, आपने कोई काम करा, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, आपकी मम्मी ने आपको कहा कि अगर आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो मैं आपको इतने पैसे दूंगी। अब आपकी मम्मी ने आपको वो पैसे दिए, अब उस पैसे से आप जो है कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खाओगे ना जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आपको वो रिवॉर्ड मिला है, वो पैसे आपको मिले हैं, आपने इतनी मेहनत करी उस होमवर्क को करने में, तो उसके बदले में आप खुद को क्या दोगे, एक अच्छी चीज़ दोगे, एक ऐसी चीज़ दोगे जो आपको पसंद है। तो यहाँ पे दोनों थ्योरीज एक साथ काम कर रही हैं, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी, जो ड्राइव रिडक्शन मॉडल है वो भी, और इंसेंटिव थ्योरी भी। तो यहाँ पे दोनों जो थ्योरीज है, दोनों को हमने एक साथ भी यूज़ करा है कुछ सर्टेन बिहेवियर्स को पता लगाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब फोर्थ है कॉग्निटिव अप्रोचेस टू मोटिवेशन, कि क्या कॉग्निटिव अप्रोचेज है मोटिवेशन की। दिस अप्रोच states that motivation is a result of people's thought, beliefs,
एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स। फेल्डमैन 2015, ये जो स्टेटमेंट थी ये फेल्डमैन 2015 में उन्होंने दी थी, फेल्डमैन ने। तो ये जो अप्रोच है ये क्या बता रही है कि मोटिवेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ पीपल्स थॉट, कि मोटिवेशन किसका रिजल्ट है? मोटिवेशन किसी भी एक इंडिविजुअल के थॉट, उसके बिलीव्स, उसके एक्सपेक्टेशंस और उसके गोल्स का रिजल्ट है। Thus, a student will be motivated to study for examination based on his or her expectations, whether studying will lead to obtaining good marks in examination. यानी कि अगर इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है कि एक स्टूडेंट है, विल बी मोटिवेटेड टू स्टडी फॉर एग्जामिनेशन, वो मोटिवेटेड है अपने एग्जाम के पढ़ाई को लेकर के। क्यों? बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपेक्टेशंस, वेदर स्टडिंग विल लेट टू ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। यानी कि अगर वो अच्छे से पढ़ेगा, जितने ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगा उतने ज़्यादा उसे मार्क्स मिलेंगे। इस बात से वो मोटिवेटेड है, उसके थॉट्स हैं कि अगर वो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतने ज़्यादा उसको मार्क्स मिलेंगे। इसी वजह से वो मोटिवेटेड है पढ़ाई के लिए, अपने एग्जाम्स की पढ़ाई के लिए। दिस थियोरी ऑल्सो हेल्प्स differentiate between the intrinsic and extrinsic motivation that were discussed in detail under types of motivation। और ये जो थियरी है ना, ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में भी डिफ्रेंशिएट करती है। यानी कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमने पहला जो पार्ट है इस यूनिट का, उसमें हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो हमें अंदर से मोटिवेशन आती है, जिसके लिए हम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं जिस काम के लिए, वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और एक्सट्रिंसिक जो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, यह एक्सटर्नल मोटिवेशन, जब हमें किसी काम को करने के लिए कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई इंसेंटिव मिल रहा है, या फिर कोई प्राइज़ मिल रहा है, या फिर फीडबैक मिल रहा है, तो वो क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बट अगर किसी काम को करने के लिए हम अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। Individuals are more likely to work on a certain task or towards achieving a certain goal when he or she is intrinsically motivated as opposed to extrinsically motivated। कि कोई भी पर्सन है ना, कोई भी इंडिविजुअल है, वो उस काम को ज़्यादा अच्छे से करेगा जिसके लिए वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, यानी कि अपने आप से मोटिवेटेड है। अब उसके खुद के थॉट्स, उसके खुद के बिलीव्स और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उसे मोटिवेट कर रही हैं उस काम को करने के लिए। उस काम को वो ज़्यादा अच्छे से करेगा, ना कि किसी सिर्फ एक रिवॉर्ड के लिए, किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए, सिर्फ उस एक्सट्रिंसिक किसी भी एक इंसेंटिव के लिए वो उस काम को इतना अच्छे से नहीं करेगा जितना कि जिस काम को करने के लिए वो सेल्फ मोटिवेटेड है। अगर आपके सामने एक टास्क रख दिया जाए जो कि आपको बिल्कुल नहीं पसंद, बट उसके बदले आपको कोई एक अच्छी चीज़ मिल रही है, कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जो आपको पसंद है, लेकिन वो टास्क जो है बहुत खतरनाक है, वो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, तो आपके चांसेस हैं कि आप शायद उस टास्क को ना करो या फिर आधे में छोड़ दो। बट एक पर्सन है जो उस इंसेंटिव के लिए, उस प्राइज़ के लिए उस काम को नहीं कर रहा, बल्कि उसको टास्क में जो उसकी इन्जॉयमेंट है, जो उसकी एक्साइटमेंट है, उसके लिए वो ज़्यादा मोटिवेटेड है कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा, मुझे पसंद है ये काम, तो वो उस काम को कर लेगा क्योंकि वो इंटेंसिवली मोटिवेटेड है। तो यही इसमें बताया गया इस कॉग्निटिव अप्रोचेस टू मोटिवेशन में कि जिस भी काम को करने के लिए हम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, उस काम को हम ज़्यादा अच्छे से करते हैं। And it may so happen that attempts to increase extrinsic motivation may lead to decrease in intrinsic motivation। ये भी हमने पहले पढ़ा है, फर्स्ट जो पार्ट है कि अगर हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो हमारी जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है वो ख़त्म होती जाती है, वो कम होती जाती है। जैसे कि हमने एग्जांपल पहले में पढ़ा था कि एक बच्चा है, वो अपने रूम को साफ रखना बहुत पसंद करता है। अब इसके लिए उसके पेरेंट्स ने उसे चॉकलेट दिया, फिर कोई एक प्राइज़ दिया, उसका फेवरेट टॉय उसे दे दिया कि हाँ तुमने रूम बहुत अच्छे से साफ रखा है, तो इसके लिए तुम्हें ये प्राइज़ मिल रहा है। तो अगली बार से वो जब रूम साफ रखेगा ना, तो वो हर बार ये एक्सपेक्ट करेगा अपने पेरेंट्स से कि वो उसके बदले उसे प्राइज़ दे। तो यहाँ पर जो उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी कि खुद से अपनी खुशी के लिए वो अपने रूम को साफ रखे, वो खत्म हो गई, और उसकी जगह पर क्या हो गई? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ गई कि उसे प्राइज़ चाहिए, अब उसे वो टॉय चाहिए, या फिर उसे फीडबैक चाहिए बार, और उसके पेरेंट्स उसकी तारीफ़ करें कि उसने अपना रूम बहुत साफ रखा है। तो वहाँ पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो बढ़ गई, लेकिन वहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन खत्म हो गई, कम होती चली गई। तो ये था कॉग्निटिव अप्रोचेस टू मोटिवेशन। अब जो नेक्स्ट फिफ्थ मॉडल है वो है द हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मीन्स किसी भी चीज़ को अरेंज करना। तो यहाँ पर भी एक मॉडल आएगा। पहले हम पढ़ते हैं कि द हायरार्किकल मॉडल है क्या। दिस मॉडल वॉज स्टेटेड बाय मैस्लो। ये जो मॉडल है ये मैस्लो ने दिया था, ऑफन टर्म्ड एज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इसे ज़्यादातर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहा जाता है। इन दिस मॉडल, इस मॉडल में क्या बताया गया? द नीड्स आर प्लेस्ड इन अ हायरार्किकल ऑर्डर। जो भी नीड्स है ना उसको एक हायरार्किकल ऑर्डर में जो है प्लेस करा गया है इस मॉडल में। द मॉडल देन स्टेट्स दैट द बेसिक नीड्स आर टू बी फुलफिल्ड बिफोर द हायर ऑर्डर नीड्स आर मेट। यानी कि इस मॉडल में सबसे पहले तो एक हायरार्की नीड्स को, जितनी भी नीड्स उनको एक हायरार्किकल ऑर्डर में बनाया गया, प्लेस करा गया कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आएगी, फिर सेफ्टी नीड्स, ऐसे करके इनको ऑर्डर में प्लेस करा गया सारी नीड्स को। और इसमें कहा गया है कि सबसे पहले जो हमारी बेसिक नीड्स है ना, सबसे बेसिक जो नीड्स है उनको फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अपनी हायर जो नीड्स है उनको फुलफिल करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले बेस क्लियर करो, उसके बाद ऊपर चलो। मास्लोज हायरार्की of needs can be explained with the help of a pyramid with the basic needs at the bottom of the pyramid and the higher order needs at the top of the pyramid। और ये जो मास्लोज हायरार्की
ऑफ नीड्स मॉडल है ना, इसको हम जो है एक पिरामिड की रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे कि इस पिरामिड में आपको क्या दिख रहा है कि सबसे लास्ट में क्या है, सबसे बेस में क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, फिर है सेफ्टी नीड्स, फिर है लव एंड बिलोंगिंग्स नीड्स, फिर है एस्टीम नीड्स, और फिर लास्ट में है सबसे टॉप पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि सबसे लास्ट में आता है। यानी कि सबसे पहले हमें अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है, फिर हमें अपनी सेफ्टी नीड्स पर जाना है, फिर लव एंड बिलोंगिंग्स, फिर एस्टीम नीड्स, और फिर लास्ट में हमें जाना है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। पहले हमें इन्हें क्लियर करना है, इन्हें फुलफिल करना है। तो ये मार्शलोज जो ये हायरार्किकल मॉडल है ना, ये हमें यही बताता है कि सबसे पहले अपनी बेस को क्लियर करो, सबसे पहले जो हमारी बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल करो, फिर धीरे धीरे अपनी हायर नीड्स को फुलफिल करो। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, द बेसिक नीड्स आर दी फिजियोलॉजिकल नीड्स रिलेटेड टू प्राइमरी ड्राइव, नेमली नीड फॉर फूड, वाटर, स्लीप एंड सेक्स। यानी कि जो सबसे बेसिक नीड्स है, जैसे कि हमने इस पिरामिड में देखा था कि सबसे जो बेस में वो क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। और फिजियोलॉजिकल नीड्स किससे रिलेटेड है, जो हमारी प्राइमरी ड्राइव्स होती हैं, जैसे कि जो फूड हो गया, वाटर हो गया, स्लीप हो गया, सेक्स हो गया, ये जो प्राइमरी नीड है ना हमारी, ये सब आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में। दिस इज फॉलोड बाय द सेफ्टी एंड नीड्स, और उसके बाद क्या आती है, सेफ्टी एंड नीड्स दैट आर रिलेटेड टू द नीड फॉर एन एनवायरनमेंट दैट इज सेफ एंड सिक्योर। उसके बाद हमारी नीड आती है एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट की, कि हमारे पास एक घर हो, हम एक सेफ एरिया में रहते हो, वो नीड आती है। उसके बाद सेफ्टी नीड्स आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद। These two needs can be termed as lower order needs, and once these are fulfilled, then the individual will move on to the other higher order needs. इन दो नीड्स को, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स को और सेफ्टी नीड्स को जो है हम लोअर ऑर्डर नीड्स भी कहते हैं। और जब ये फुलफिल हो जाती है, उसके बाद एक पर्सन जो है अपनी हायर ऑर्डर नीड्स पे जाता है। अब मान लो कि एक भिखारी है, उसके लिए सबसे बेसिक नीड क्या होगी कि उसको आज अपने पूरे दिन में अपना पेट भरना है। उसकी सबसे पहली नीड यही होगी। अगर मान लो वो कहीं मजदूरी पर लग भी जाता है वो पर्सन, तो सबसे पहले वो अपना पेट भरना स्टार्ट करेगा, उसके बाद पैसे जोड़ता रहेगा। फिर क्या क्या कर सकता है वो, सबसे ज़्यादा जो सेकंड उसका स्टेप होगा वो यही होगा कि वो अपने लिए घर बनाए। वो ये नहीं करेगा कि पहले गाड़ी खरीदेगा उसके बाद कुछ और काम करेगा, नहीं, सबसे पहले वो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करेगा, यानी कि खाना। साथ के साथ वो पैसे जोड़ेगा कि अपनी सेकंड जो उसकी नीड है, सेफ्टी, कि उसके पास एक सिक्योर घर हो, एक सिक्योर जगह हो, एक सेफ प्लेस हो जहाँ पर वो रह सके। तो ये जो दो नीड्स होती हैं कहते हैं लोअर ऑर्डर नीड्स, और जब ये फुलफिल हो जाती है उसके बाद हम अदर जो हायर नीड्स है वहाँ पर जाते हैं। द नेक्स्ट नीड इज़ दैट ऑफ लव एंड बिलोंगिंग्स दैट इज़ रिलेटेड टू दी गिव एंड टेक ऑफ अफेक्शन। इसके बाद जो आती है लव एंड बिलोंगिंग्स वाला, लव एंड बिलोंगिंग्स जो नीड है उनकी वो आती हैं, जो जिसमें कि ज़्यादातर गिव एंड टेक वाला जो अफेक्शन होता है, कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं उसके बदले वो हमें कुछ दे रहा हो, ये गिव एंड टेक वाला रिलेशन। दिस नीड इज़ फॉलोड बाय येट अनदर हायर ऑर्डर नीड, और इसके बाद एक और हायर नीड आती है दैट इज़ एस्टीम नीड्स दैट आर रिलेटेड टू द नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, जहाँ पर अपनी सेल्फ वर्थ को हम समझने लग जाते हैं कि हमारी क्या वैल्यू, हमारी क्या वर्थ है, वो आती है लव एंड बिलोंगिंग्स के बाद। एंड द लास्ट नीड इज़ दैट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद में सबसे लास्ट नीड आती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दैट इज़ रिलेटेड टू नीड फॉर रियलाइजेशन ऑफ वंस फुल पोटेंशियल, यानी कि किसी भी इंसान का क्या फुल पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने वाली स्टेट है, और कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज ए स्टेट ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट, या फिर इसे सेल्फ फुलफिलमेंट की स्टेट भी कह सकते हैं। तो ये थी पूरी हायरार्किकल मॉडल, ये तो पूरा हायरार्किकल मॉडल की किस तरीके से सबसे पहले हमें अपनी जो बेसिक नीड्स को फुलफिल करना है, उसके बाद अपनी हायर ऑर्डर नीड्स पर जाना है। सिक्स्थ इज एडल्फर्स ERG थ्योरी, एडल्फर की ERG थ्योरी। तो ये ERG क्या है, द एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी। तो ERG है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। तो ये जो थ्योरी है जो एडल्फर ने दी थी, सिमिलर टू द थ्योरी प्रपोज्ड बाय मार्शलो की जो थ्योरी है हायरार्की मॉडल, वो ये दोनों थ्योरी काफ़ी सिमिलर हैं। हाउएवर द थ्योरी हाईलाइट्स ओनली 3 लेवल्स इन प्लेस ऑफ 5 लेवल्स। बट जो ये एडल्फर की ERG थ्योरी ना, इसमें सिर्फ 3 लेवल्स है, जबकि जो मार्शलो की जो थ्योरी थी उसमें उसने 5 लेवल्स दिए थे। एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ द हायरार्की इज द एग्जिस्टेंट नीड्स। जो हायरार्की वाला मॉडल था, जो उसमें क्या है, सबसे लास्ट में सबसे लोवेस्ट लेवल पर एग्जिस्टेंस नीड थी। एंड एज द नेम सजेस्ट दीज आर बेसिक नीड्स, और जैसे कि नाम से पता चल रहा है इनको बेसिक नीड्स कहा जाता है। ये बेसिक नीड्स है रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स से रिलेट करती है। एंड द सेफ्टी नीड्स और सेफ्टी नीड्स, जैसे कि हायरार्की मॉडल में जो सबसे लोवेस्ट लेवल था वो बेसिक नीड्स का, उसके बाद आती थी सेफ्टी नीड्स। तो वैसे ही एल्डरफर्स की जो ये ERG थ्योरी है, इसमें सबसे लोवेस्ट लेवल पर आती है एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंस क्या है, जो जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स है ना, बेसिक नीड्स और सेफ्टी नीड्स, ये दोनों आती है एग्जिस्टेंस में। तो फर्स्ट लेवल पे जो सबसे लोवेस्ट लेवल है उस पर आ जाती है एग्जिस्टेंस, जिसमें कि बेसिक नीड्स और सेफ्टी नीड्स आ जाती है। उसके बाद आता है रिलेटेडनेस। द नेक्स्ट इज द रिलेटेडनेस नीड्स दैट आर रिलेटेड टू सोशल रिलेशनशिप्स। अब जो रिलेटेडनेस है उसमें हमारे जितने भी सोशल रिलेशनशिप्स हैं ना, वो सब आ जाते हैं। द लास्ट लेवल इज ऑफ द
द लास्ट लेवल इज़ दैट ऑफ ग्रोथ, और जो सबसे लास्ट में लेवल है वो क्या है, ग्रोथ. एंड दीज आर रिलेटेड टू द नीड टू अचीव वंस पोटेंशियल, डेवलप कॉम्पिटेंस एंड सो ऑन. और जो सबसे लास्ट में आता है लेवल है, जो सबसे लास्ट में लेवल आता है वो है ग्रोथ, जिसमें कि हम अपने जो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, अपने जो कॉम्पिटेंस है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि अपनी ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, अपने सबसे पीक पर पहुंचते हैं, कि जो हमारा पोटेंशियल है उसकी सबसे पीक पर पहुंचते हैं हम सबसे लास्ट वाले लेवल पे, यानी कि ग्रोथ पे. तो जो हराइकी का मॉडल उसमें 5 लेवल थे, और जबकि एडल्फर्स का जो ERG थ्योरीज में उन्हीं 5 लेवल्स को इन्होंने 3 लेवल्स में कवर कर दिया है, एग्जिस्टेंस में, रिलेटेडनेस में और ग्रोथ में. कि सबसे पहले हमें जो हमारी एग्जिस्टेंस नीड है उनको पूरा करना पड़ता है, जिसमें कि हमारी बेसिक और जो सेफ्टी नीड्स हैं, जो सेफ्टी नीड्स है वो आ जाती है. उसके बाद रिलेटेडनेस में हमारी जितनी भी सोशल रिलेशनशिप है वो आ जाते हैं, और ग्रोथ में हम अपने जो हाई पोटेंशियल है उसको अचीव करना होता है, वो नीड्स आती हैं. तो ये था एडल्फर की ERG थ्योरी. अब 7th है हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी. अभी 2 फैक्टर थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी mainly focuses on 2 main factors, that is hygiene factor and motivational factor, and also states that, देखो सबसे पहले क्या है कि जो 2 फैक्टर थ्योरी है इसमें 2 मेन फैक्टर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसमें कि फर्स्ट है हाइजीन फैक्टर और सेकंड है मोटिवेशनल फैक्टर. और ये थ्योरी और भी क्या बताती है, दैट सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन अराइज फ्रॉम दीज 2 फैक्टर्स. और जो हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन और जो डिससेटिस्फैक्शन की भावनाएं आती है ना, वो इन्हीं 2 फैक्टर्स की वजह से आती है. अब आगे है satisfaction and dissatisfaction are 2 extremes, and as such the opposite of satisfaction is no satisfaction and the opposite of dissatisfaction is no dissatisfaction. अब देखो हर पर्सन में 2 चीज़ें होती है, सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन, और ये 2 एक्सट्रीम लेवल्स हैं. और ये जो थियरी है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल की है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑफिस सेटिंग में किस तरीके से हम जो इंडिविजुअल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो एक साथ काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं कि वर्किंग कंडीशन जो है और भी बेटर हो सके. तो यहाँ पे क्या 2 एक्सट्रीम लेवल्स होते हैं, एक सेटिस्फैक्शन और एक डिससेटिस्फैक्शन. और यहाँ पे सेटिस्फैक्शन का जो अपोजिटिव है नो सेटिस्फैक्शन, और डिससेटिस्फैक्शन का अपोजिट है नो डिससेटिस्फैक्शन. अब ये क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे. दिस थियोरी मेनली फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन टू वर्क सेटअप. और ये जो थियोरी है ये ज़्यादातर इसका एप्लीकेशन होती है, इसकी एप्लीकेशन होती है वर्क सेटिंग पे. अब हर वर्किंग कंडीशन में 2 फैक्टर्स होते हैं. पहला होता है हाइजीन फैक्टर, दूसरा होता है मोटिवेशनल फैक्टर. अब जो हाइजीन फैक्टर है इसमें क्या कहते हैं, एडिक्वेट वर्कलोड एंड वर्किंग कंडीशन, सैलरी, गुड रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स एंड सिक्योरिटी. तो ये जो है ये मेंटेनेंस फैक्टर्स होते हैं, यानी कि इन्हें तो हमें मेंटेन करके रखना ही पड़ता है, जो हाइजीन फैक्टर होते हैं. अगर इनमें कोई भी कमी हुई, इन्हें डिससेटिस्फायर्स भी कहा जाता है. हाइजीन फैक्टर्स में डिससेटिस्फायर्स आते हैं, कि अगर इन फैक्टर्स में कोई भी कमी हुई तो जो डिससेटिस्फैक्शन है ना, जो डिससेटिस्फैक्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. यहाँ पे क्या आते हैं हाइजीन फैक्टर में डिससेटिस्फायर्स. और वो डिससेटिस्फायर्स में अगर कोई भी कमी होती है, कि अगर सैलरी कम मिल रही है किसी पर्सन को, वो काम तो उतना ही कर रहा है लेकिन सैलरी उसकी कम कर दी, या फिर उसको उसकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं, उसे कभी भी जॉब से निकाल सकते हैं, या फिर जो उसके सुपरवाइजर्स हैं, जो उसके साथ लोग काम करते हैं, उसके साथ जो है बुरा बिहेव कर रहे हैं या फिर अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, या फिर उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बट उसको कुछ भी, जैसे उससे एक्स्ट्रा वर्क भी करवा रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब भी उस पर करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा आवर्स भी वो पर्सन दे रहा है, लेकिन उसको उसका कोई भी एक्स्ट्रा मनी नहीं मिल रहा है. काम तो उस पर एक्स्ट्रा भी करवाया जा रहा है लेकिन उसके लिए उसको कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं मिल रहा, और वर्किंग लोड भी बहुत ज़्यादा, और वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं है. तो ये क्या है, सारे हाइजीन फैक्टर्स हैं. और अगर इनमें अगर ऐसा सब होता है कि उसको कंडीशंस भी अच्छी नहीं मिल रही है, सैलरी भी उसको अच्छी नहीं मिल रही है, तो उस टाइम पर वो जो इंडिविजुअल होगा, वो जो वर्कर होगा, वो वहाँ से काम छोड़ ही देगा. तो यहाँ पर हमें ये हाइजीन फैक्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, कि अगर ये हाइजीन फैक्टर्स में कमी आती है, कि सैलरी में कमी आई या फिर सिक्योरिटी नहीं है कोई भी, तो इस सब की वजह से जो डिससेटिस्फैक्शन है, जो डिससेटिस्फैक्शन है वो हाई हो जाएगा, और इसकी वजह से पर्सन वो जॉब छोड़ देगा. अब नेक्स्ट है मोटिवेशनल फैक्टर्स. अब जो मोटिवेशनल फैक्टर्स ये सेटिस्फायर्स होते हैं, कि हाई सैलरी है, बोनस मिल रहा है, अचीवमेंट हो रही है, प्रमोशन मिल रहा है, रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, और एडवांसमेंट एंड ग्रोथ, और उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मिल रही है, कि अगर वो कहीं पर वर्क कर रहा है तो उसको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है, वो अपने आप में भी डेवलपमेंट कर रहा है, और साथ में उसको अच्छी सैलरी भी मिल रही है, कभी फेस्टिवल्स में उसको बोनस भी मिलता है, और उसका इंक्रीमेंट भी हो रही है, साथ में उससे लोग जान पहचान भी रहे हैं, उससे लोग अच्छे से बात भी कर रहे हैं. यानी कि उससे ये जो मोटिवेशनल फैक्टर है सब क्या है, कि उसे मोटिवेट करेंगे उस पर्सन को. किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हमेशा इंक्रीज करते होने चाहिए, इंक्रीज करने चाहिए, जिससे कि जो उनके वर्कर्स से ज़्यादा काम करेंगे, उनके लिए अच्छा सोचेंगे, हेल्दी उनका माइंडसेट रहेगा, और जिससे कि उनका वर्क और भी ज़्यादा हाई लेवल पर जाएगा. लेकिन अगर ये कम होते हैं, अगर ये मोटिवेशनल फैक्टर्स में कमी आ भी जाती है ना, सेटिस्फायर्स भी कहते हैं, अगर इनमें कमी भी आ जाती है, फिर भी वो लोग जॉब तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें जो भी हाइजीन फैक्टर्स हैं वो सब उन्हें मिल रहा है, उनको एडिक्वेट सैलरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है. बट ये जो मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं ना, ये उन्हें
उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम करें। तो ये मोटिवेशनल फैक्टर्स अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बढ़ाती है इन मोटिवेशनल फैक्टर्स को, तो इससे जो भी पर्सन है वो ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। लेकिन अगर ये मोटिवेशनल फैक्टर्स इंक्रीज नहीं भी कर रहे हैं तो उसे कोई भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे नो सेटिस्फेक्शन होगा कि उसे कुछ अलग नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर ये हाइजीन फैक्टर्स में कोई भी कमी आती है, इनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से जो डिससेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये मेंटेन करके रखते हैं तो वहाँ पे कोई भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा या फिर डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा लो होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब इसमें आ गया द हाइजीन फैक्टर डिटरमाइंस द लेवल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। जो हाइजीन फैक्टर होता है वो डिससेटिस्फेक्शन के लेवल को डिटरमाइन करता है कि अगर हाइजीन जो फैक्टर्स हैं अगर इनमें कोई भी कमी होती है तो जो डिससेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा डिससेटिस्फाई रहेंगे तो वो उस जॉब को छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये हाइजीन फैक्टर्स को मेंटेन करके रखा गया है तो जो डिससेटिस्फेक्शन है वो लो होगा। एंड इफ दीज नीड्स आर टेकन केयर ऑफ देन द डिससेटिस्फेक्शन विल बी लो इन द इंडिविजुअल। और अगर इन सारी नीड्स के ऊपर ध्यान दिया गया तो जो डिससेटिस्फेक्शन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो होगा किसी इंडिविजुअल में। दो दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट टू सेटिस्फैक्शन इन द इंडिविजुअल। यहाँ तक कि जो ये हाइजीन फैक्टर से किसी पर्सन के सेटिस्फाई तो नहीं करेंगे, मतलब उसके सेटिस्फैक्शन में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है या फिर सेटिस्फाई हो रहा है। इन फैक्टर से उसके सेटिस्फैक्शन लेवल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन पे फर्क पड़ेगा कि अगर ये जो हाइजीन फैक्टर्स हैं इनकी सारी नीड्स को फुलफिल करा गया, मेंटेन करके रखा गया, तो जो वो पर्सन है वो डिससेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे उसका सेटिस्फैक्शन से कोई लेन देन नहीं है। एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्शन। और जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि किसी एक जो भी इंडिविजुअल वो एक सेटिस्फैक्शन के लेवल को भी एक्सपीरियंस कर सके, कि अगर उसे हाई सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, लोग उसे जान पहचान रहे हैं, आसपास के लोग उसे जानते हैं, उसके वर्क की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उसे वो रिकग्निशन मिल रही है, तो वो उसे सेटिस्फाई करेगी, उसके सेटिस्फैक्शन लेवल को ज़्यादा बढ़ा देगी। तो ये था हर्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। आई होप कि आपको समझ में आया कि हाइजीन फैक्टर क्या है, मोटिवेशनल फैक्टर क्या, किस तरीके से ये जो 2 फैक्टर थ्योरी क्या बताती है। आई होप कि आपको समझ में आया। अब लास्ट जो स्लाइड है वो है, अब लास्ट जो थ्योरी है वो है मैक्लेलैंड्स एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी। इसमें क्या, दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय डेविड मैक्लेलैंड। इस थ्योरी को डेविड मैक्लेलैंड ने डेवलप करा था। एंड इट हाईलाइट्स द 3 बेसिक नीड्स। और इस थ्योरी में 3 बेसिक नीड्स को हाईलाइट किया गया है, जो कि है अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। तो ये 3 जो बेसिक नीड्स है इसको हाईलाइट करा गया है। These needs are discussed in the table, और ये नीड्स को इस टेबल में डिस्कस करा गया है। तो क्या है टेबल में? फर्स्ट है नीड फॉर अचीवमेंट। This is related to achieving excellence, goals that are challenging, overcoming obstacles and difficulties, competition and persistence, need to master skills and so on. नीड यानी कि ये जो नीड है, नीड फॉर अचीवमेंट, इसमें क्या है कि हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमारा गोल है हम उसको अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ में एक्सेलेंस हम हासिल करना चाहते हैं, जितनी भी डिफिकल्टीज है हमारे सामने, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे ओवरकम करना चाहते हैं, तो ये जितने भी कॉम्पिटिशन उनको जीतना चाहते हैं, तो ये सारी जो नीड है ना हमारी, जिसमें कि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो इसमें आती है वो सारी नीड्स फॉर अचीवमेंट में। नेक्स्ट है नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन मीन्स रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध। दिस इज रिलेटेड टू मेंटेनिंग क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशनशिप विद अदर्स। ये जो नीड है इसमें क्या है कि हम बहुत अच्छे अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत क्लोज हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं, जो कि हमारे हार्ड टाइम में या फिर जब भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या फिर जब भी हमें ज़रूरत हो हम उन लोगों से बात कर सकें, उनसे हेल्प ले सकें, वो हमारी मदद करें, हम उनकी मदद करें। तो ये जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं ना, क्लोज रिलेशनशिप्स, उनकी नीड आती है नीड फॉर एफिलिएशन में। लास्ट इज नीड फॉर पावर। दिस इज रिलेटेड टू हैविंग एन इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट एंड टू हैव अ कंट्रोल ऑन अदर्स। जो नीड ऑफ पावर है इसमें क्या है कि ये रिलेटेड है हम किसी को इन्फ्लुएंस करें, हम इम्पैक्ट एंड टू हैव अ कंट्रोल ऑन अदर्स, दूसरों को हम कंट्रोल करें। अब यहाँ पे इसे अगर हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। पॉजिटिव ये कि हम चाहते हैं यहाँ पे नीड फॉर पावर में कि हम जो है हम बॉस हो, हम दूसरों के ऑर्डर्स ना फॉलो करें बल्कि दूसरों को कमांड दें, उनको सिखाएं, अपने हाथ में पावर हो कि हम जो चाहें वो कर सकें। तो यहाँ पर होता है नीड फॉर पावर। और नेगेटिव वे में हम ले सकते हैं कि हम दूसरों पे हुक्म चलाएं, तो वो सब चीज़ें। तो यहाँ पे दोनों तरीके से नीड फॉर पावर यहाँ पर है कि हमारे पास कुछ पावर हो कि हम दूसरों को कुछ काम बता सकें, हम जैसे कहीं वो लोग वो काम करें। तो यहाँ पे नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट। तो ये थी मैक्लेलैंड की एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी। और इसी के साथ जितनी भी थ्योरीज थी ना मोटिवेशन की, वो सारी इधर खत्म हो गई हैं। आई होप कि आपको सारी थ्योरीज अच्छे समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो अपने मैसेज। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई भी क्वेरी आप मुझे बताओ,
और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।